हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसी टेक अप सीएस ट्यूटोरियल्स। मेरे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपना सैम्पल पेपर 2023-24 सेशन का कंप्यूटर साइंस, जिसमें मैंने पहले 5 सेक्शन ए के पहले 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपके साथ। तो आज हम बाकी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। Ria wants to transfer pictures from her mobile phone to her laptop. She uses Bluetooth technology to connect two devices. Which type of network will be formed in this case? तो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए अगर हमें कोई नेटवर्क चाहिए तो वो नेटवर्क हमारा क्या होता है? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि एक छोटे से एरिया के अंदर ही आपका ये नेटवर्क बनता है और उस नेटवर्क में आप यूजिंग ब्लूटूथ वेरियस डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स आंसर विल बी पैन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर फॉर की इक्वल्स रेड फ्रॉम अ डिक्शनरी D1। तो हमें पता है कि अगर हमें किसी चीज को डिलीट करना रहता है, हम कौन कौन से फंक्शंस यूज करते हैं। एक तो डेल होता है हमारे पास, एक होता है रिमूव और एक होता है हमारे पास पॉप फंक्शन। तो इन तीनों फंक्शंस में से अभी हमें ऑप्शंस में यहाँ पे क्या दिख रहा है? डेल ही दिख रहा है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें सारे ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट ए में तो डिलीट वर्ड यूज हुआ है, डिलीट नाम का कोई फंक्शन हमारे पास है नहीं, तो दिस ऑप्शन इज नॉट एप्लीकेबल। और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास बी और सी में डेल है, तो इन दोनों को अभी हम कंसिडर करेंगे। डी ऑप्शन में D1 डॉट डेल है, विच इज द रॉन्ग फॉर्मेट। तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। अब हमें देखना है बी और सी में से कौन सा सही है। तो डेल, क्योंकि हम यहाँ पे चारों जगह पे डेल का कीवर्ड देख रहे हैं, इसीलिए वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेल फंक्शन, नॉट रिमूव और पॉप। अब इसमें भी डेल को हम कैसे यूज करते हैं, इसका अगर अपन सिंटैक्स देखें तो उसे हम ऐसे यूज करते हैं, डेल डिक्शनरी ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय की। तो जब भी हमें डिक्शनरी से कोई की वैल्यू पेयर डिलीट करना रहता है तो हम लिखते हैं डेल फॉलोड बाय द नेम ऑफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय की, विच इज रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। और यहाँ डेल और डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम सी की बात करें तो यहाँ इनने डॉट यूज किया है, विच इज रॉन्ग, which leaves us with one option, which is the option B, del D1 red. Okay. Next, question number 8. Consider the statements given below and then choose the correct output from the given options. तो हमारे पास statement क्या है? Pride equals hashtag G20 presidency. तो pride क्या हो गया? एक string object, और उसमें ये आपका string दिया हुआ है। अब क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है इसलिए वी नीड टू डू द इंडेक्सिंग। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा फैला के लिख लूंगी। देयर इज अ स्पेस आफ्टर दिस। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गया -1। ये हो गया आपका पूरा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, प्रिंट प्राइड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक स्ट्रिंग स्लाइसिंग करानी है, जिसमें स्टार्ट क्या है? -2,
विच मीन्स स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। और जाना कहाँ तक है, 2 तक, मीन्स यहाँ तक जाना है, ये 2 है, विच मीन्स यहाँ से स्टार्ट करके हमको कहाँ तक जाना है, -11 मतलब 3 तक। क्यों? क्योंकि 2 इज द लास्ट वन, 2 इज द स्टॉप इंडेक्स, तो उससे एक कम ही हम कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे -2 दिया हुआ है स्टेप वैल्यू, मतलब स्टेप वैल्यू में अगर नेगेटिव साइन आता है मतलब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, और यहाँ 2 आया है, इसीलिए एक एक करके हम इसे छोड़ते जाएंगे, एक एक करके वैल्यूज को स्किप करते जाएंगे। तो आई विल जस्ट शो यू द एग्जैक्ट फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड दिख रहा है, तो मैं अच्छे से ही आपको इसको इन अ पिक्चर फॉर्मेट डिस्प्ले करा रही हूँ। तो ये है हमारे पास, मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, थोड़ा फैला के लिख लिया है, सो दैट इट इज इजी फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या बोला गया है कि हमें ये वाला स्लाइस चूज करना है, विच इज प्राइड और -2 :2 :-2, जिसमें ये पहला -2 जो है वो अपना क्या होता है, स्टार्ट वैल्यू, दूसरा वाला होता है स्टॉप वैल्यू, तीसरा वाला होता है स्टेप वैल्यू। तो -2 मतलब नेगेटिव इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना है, विच इज दिस वैल्यू ओवर हियर, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और हमें जाना कहाँ तक है, 2 तक। 2 मतलब ये अपना इंडेक्स, ठीक है, जिसका, और यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है तो डायरेक्शन हमारा राइट टू लेफ्ट होगा, विच मीन्स -2 से लेकर हमको -12 तक जाना है, विच इज 1 लेस देन 2, मतलब 3 तक हमें जाना है। और -2 दिया हुआ है, मतलब ये हमारा जो -2 है, इस -2, पहले तो इसका वैल्यू प्रिंट होगा, दैट इज सी, उसके बाद -2 में हम -2 को ऐड कर देंगे, -2 बिकम्स व्हाट, -4। तो इसके बाद हमारा जो है वैल्यू कहाँ पे जंप होगा, इट विल बी जंपिंग टू दिस वैल्यू, -2 टू -4, और -4 में क्या है, ई, तो इसके बाद हम लिखेंगे ई, फिर आएंगे -6 पे, आई, फिर आएंगे -8 पे, ई, फिर उसके बाद -10 पे जहाँ पे कैपिटल पी है, फिर -12 पे आएंगे जहाँ पे ओ 0 है, तो ये हो गया 0, ठीक है। अब यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि ये अपना स्टॉप इंडेक्स है, और स्टॉप के एक कम ही हम चलेंगे, तो दिस इज द आउटपुट, दैट इज सी, ई, आई, ई, ई और 0। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है सी, ई, आई, ई, P0, विच इज द करेक्ट आंसर। तो हाफ ऑफ द केसेस में अगर आप ड्राई रन कर लेते हो तो आपका आंसर वैसे ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड गिव एन एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग कोड। अब कोड दिया गया है हमें टपल, प्रिंट टपल, तो हमें बताना है कि इनमें से किस स्टेटमेंट में एरर मिलेगा। तो सबसे पहले तो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1, तो स्टेटमेंट 1 में कोई एरर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ हम टपल को सिंपली प्रिंट करा रहे हैं। कमिंग टू स्टेटमेंट 2, तो यहाँ पे भी टपल टप 3, तो 3 मतलब 0 1 2 3, दैट इज 50 प्लस 50 हमें प्रिंट करना है। अब यहाँ पे टपल में किसी भी तरह का असाइनमेंट नहीं हो रहा है, मतलब हम कहीं पे भी ऐसे नहीं लिख रहे हैं टप इक्वल्स टप 3 प्लस 50 और टप 3 इक्वल्स टप 3 प्लस 50, कहीं पे भी असाइनमेंट हम नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। मतलब टपल के थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसमें 50 ऐड करके डिस्प्ले करो, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो I will represent it by a tick sign to say that it is a correct statement.
तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रिंट मैक्स टप, तो ये भी सही है। हमें इसमें से मैक्स वैल्यू डिस्प्ले कराना है, तो टपल में सारे वैल्यूज आइडेंटिकल हैं, सेम डेटा टाइप वाले हैं, तो दैट मीन्स दे आर ऑफ कंपेरेबल टाइप्स, तो इसमें मैक्स वैल्यू भी निकल जाएगा विच इज 80। लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा जा रहा है टप 4 इक्वल्स 80। टप 4 मतलब जो भी फोर्थ इंडेक्स पे है उसको आप असाइन करिए। वैसे ही इसकी वैल्यू 80 है, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटमेंट है और हमें पता है टपल इज इम्यूटेबल, इट डजंट सपोर्ट इंडिविजुअल आइटम असाइनमेंट, जिस वजह से स्टेटमेंट 4 हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स will be obtained when the following code is executed। अब देखिए रैंडम का क्वेश्चन आया है यहाँ पे, तो ये हमने पढ़ा था यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज चैप्टर में, जिसमें रैंडम नाम का मॉड्यूल यूज करके हमने रैंडम फंक्शंस यूज किए थे। तो अभी उसी पे बेस्ड हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें आपको ये पॉसिबल आउटपुट्स के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमें पता है कि रैंडम के फंक्शंस जो होते हैं उसमें कोई भी रैंडमली आंसर, रैंडम वैल्यू चूज होती है, कोई भी वैल्यू रैंडमली आर्बिट्ररीली चूज होती है। तो यहाँ पे जो है हमें हर पॉसिबल वैल्यू जो इस फंक्शन से हमें मिल सकता है उस हर पॉसिबल वैल्यू को कंसिडर करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हमारे पास, आई विल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गया। तो अब सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट है अपने पास, माय नंबर इक्वल्स रैंडम डॉट रैंडिंट 03। अब रैंडिंट फंक्शन क्या करता है, वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में वैल्यूज को जनरेट करता है। तो इसमें जो 10 है, 0 है, वो अपना लोअर लिमिट है, और जो अपना 3 है वो क्या है, हाई, अपर लिमिट है या हाई है। तो अब इन दोनों के बीच में जो वैल्यू, मतलब रैंडमली अगर अपने को वैल्यू चूज करनी है तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे। मतलब माय नंबर कैन बी एनी ऑफ दीज वैल्यूज, 0, 1, सॉरी 0, 1, 2, 3, इन चार में से कोई भी एक वैल्यू हो सकता है माय नंबर। तो हमें अब एक एक करके हर एक केस कंसिडर करना है। तो हम पहले लेंगे केस 1, वेयर माय नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है। कलर हमारे पास क्या है, येलो, व्हाइट, ब्लैक और रेड। तो कलर का हम यहाँ पे इंडेक्स दे देते हैं 0, 1, 2 और 3। अब फॉर आई इन रेंज, अब हमें सीधे सीधे ड्राई रन करना है। तो ये आई है, आई इन रेंज 1 कॉमा माई नंबर, तो स्टार्ट वैल्यू 1 है और माई नंबर तक हमें जाना है। तो अगर माई नंबर 0 है तो स्टार्ट तो 1 है और स्टॉप हमने क्या दिया, 0। तो इस केस में तो ये फॉर लूप पॉसिबल नहीं है। तो इन केस ऑफ माई नंबर इक्वल 0 आपका ये लूप चलेगा ही नहीं। कमिंग टू केस 2, वेयर माई नंबर इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे देखना है कि i की वैल्यू क्या होगी। i विल स्टार्ट फ्रॉम 1 और एंड भी आपका दिया हुआ है। स्टार्ट वैल्यू तो 1 दिया है और स्टॉप वैल्यू इज माय नंबर विच इज 1, तो स्टॉप वैल्यू 1 है। अब हमें पता है कि जब भी हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं तो आपका स्टॉप वैल्यू जो है स्टॉप वैल्यू से एक कम ही लिया जाता है। मतलब यहाँ पे स्टॉप वैल्यू हिसाब से क्या होना चाहिए, 0। तो वो पॉसिबल अगर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि
स्टार्ट 1 है तो स्टॉप आपका 0 होना पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ स्टेप वैल्यू एज +1। यहाँ स्टेप वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब स्टेप वैल्यू +1 है, मतलब हमें आगे बढ़ना है, which is in which case this for loop is not possible again. Coming to case 3, अब my number की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, it will be 2। हमने 0 देख लिया, 1 देख लिया, अब हम देख रहे हैं 2। अब I की वैल्यू क्या होगी, starts from 1। अब my number की वैल्यू 2 है, मतलब 2 से एक कम तक ही चलेगा, मतलब 1, मतलब ये लूप आपका कम से कम एक बार तो चलेगा। तो अब प्रिंट क्या होगा यहाँ पे, कलर आई। अब मैं प्रिंट का स्टेटमेंट थोड़ा राइट साइड में लिखूंगी यहाँ पे। तो इस केस में हमारा क्या प्रिंट होगा, कलर आई। अब कलर आई मतलब आई की वैल्यू तो 1 है, तो कलर 1 विच मीन्स वाइट, और उसके साथ एंड की वैल्यू दी गई है एस्ट्रिक, तो ये है एस्ट्रिक, यहाँ पे प्रिंट हो गया। और उसके बाद एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट है, मतलब लाइन ब्रेक, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गया अपना। तो दिस इज द पॉसिबल आउटपुट फॉर केस 3 वेयर माई नंबर इज इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे तो यहीं पे क्योंकि एक ही वैल्यू थी, यहाँ आई की वैल्यू एक ही थी, मतलब एक ही इटरेशन था, तो हमारा ये लूप खत्म हो गया। अब हम केस 4 में जा रहे हैं। अब यहाँ माई नंबर की वैल्यू क्या होगी, द लास्ट वैल्यू विच इज 3, ये हो गया 3। आई की वैल्यू 1 है। अब हमें कहाँ तक चलना है, 3 - 1 2 तक, तो 1 और 2, मतलब दो वैल्यूज मिल गए हमें यहाँ पे। तो इन द फर्स्ट इटरेशन, अब यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, इन द फर्स्ट इटरेशन कलर आई मतलब कलर 1 विच इज वाइट फॉलोड बाय एस्ट्रिक, और उसके तुरंत बाद प्रिंट है मतलब लाइन ब्रेक है। फिर क्या है, कलर आई, अब 2 है वैल्यू, तो कलर 2 मतलब ब्लैक, और यहाँ पे भी एस्ट्रिक है, फिर लाइन ब्रेक है। मतलब अब हमें जो पॉसिबल आउटपुट्स मिले हैं, सिंगल वाइट और वाइट और ब्लैक, तो दीज आर द पॉसिबल आउटपुट। इसके अलावा कोई और आउटपुट हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने माय नंबर जिसको हमने रैंडम फंक्शन से जनरेट किया था, उसके जितने पॉसिबल वैल्यूज थे वो सारे पॉसिबल वैल्यूज हमने कंसिडर कर लिए हैं, जिनमें से पहले दो वैल्यूज 0 और 1 में तो कोई आउटपुट है ही नहीं, क्योंकि लूप ही नहीं चलेगा। और केस 3 और केस 4 मतलब 2 और 3 के लिए हमें एक एक आउटपुट मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट अस नाउ चेक द एक्चुअल ऑप्शंस। ऑप्शन ए आपका क्या है, रेड वाइट ब्लैक विच इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी आपका व्हाइट और ब्लैक है, तो व्हाइट और ब्लैक तो हमें मिल रहा है यहाँ पे, विच मीन्स दिस इज पॉसिबल। और व्हाइट व्हाइट ब्लैक ब्लैक पॉसिबल नहीं है, येलो व्हाइट व्हाइट ये भी पॉसिबल नहीं है, विच मीन्स एक ही ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल है, विच इज ऑप्शन बी। तो ये हो गया रैंडम का क्वेश्चन। इसके बाद है 11th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। द मॉडेम एट द सेंडर्स कंप्यूटर एंड एक्ट्स एज अ, तो सेंडर मतलब ये आपका सेंडर हो गया, ये आपका रिसीवर हो गया, ठीक है। उसके बीच में आपका क्या है, मॉडेम है। फिर यहाँ आ जाता है आपका टेलीफोन लाइंस PSTN, फिर रिसीवर्स मॉडेम, और फिर रिसीवर्स कंप्यूटर। अब मॉडेम हमें पता है कि इट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो जब आपका सिग्नल जो है आपके कंप्यूटर से आपके टेलीफोन नेटवर्क में जा रहा है, तब हमें इसको डिजिटल से कन्वर्ट करना रहता है, किसमें, डिजिटल टू एनालॉग में। तो जब डिजिटल टू एनालॉग हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन। और एनालॉग टू डिजिटल करेंगे तो वो होता है डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडेम एट द सेंडर्स कंप्यूटर, सेंडर का कंप्यूटर क्या कर रहा है, यहाँ पे सेंडर्स कंप्यूटर से जब जा रहा है तो डिजिटल टू एनालॉग हो रहा है, विच इज नोन एज मॉड्यूलेटर। तो मॉडेम एक्ट्स एज द मॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, और आपको देखकर ही लग रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, फंक्शंस।
व्हाट इज द मिसिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या दिया हुआ है, b इक्वल्स 100। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूंगी। तो इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ पे b इक्वल्स 100 है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल एरिया, जैसे हम करते आए हैं अब तक। यहाँ पे हमें ग्लोबल एरिया बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया ग्लोबल एरिया। तो यहाँ पे b इक्वल्स 100 है, विच मीन्स b इज अ ग्लोबल वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है 100। नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस 1। तो b क्योंकि किसी भी फंक्शन का पार्ट, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा है, इसीलिए b इज व्हाट, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट इज def। अब आपको यहाँ पे def दिख रहा होगा। तो def इज व्हाट, इट इज अ फंक्शन। जहां पे भी def आ गया मतलब हमने फंक्शन बनाया है। तो फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक उसको हमने कॉल नहीं किया होगा। तो कॉल उसको कहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं टेस्ट 10। तो 10 भेज रहे हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे पैरामीटर क्या है a, मतलब a में कौन सी वैल्यू जाएगी 10। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ टेस्ट। फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ वैसे ही लोकल एरिया बन गया मेमोरी में। इस लोकल एरिया में a जो है ये पैरामीटर है, तो a विल बी कंसिडर्ड एज लोकल वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है 10 है। तो इसका मतलब ये है कि a is now pointing to a value 10 in the memory, जो कि ये है आपका। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है, अब क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। Which of the following statement should be given in the blank for missing statement if output produced is 110? मतलब हमें आउटपुट क्या चाहिए, 110 चाहिए। तो इस 110 को लाने के लिए मिसिंग स्टेटमेंट क्या होगा, राइट। तो लेट अस कंसिडर, अब जैसे b इक्वल्स b प्लस ए है, मान लो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट मिसिंग नहीं है, हम ये कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से b इक्वल्स b प्लस ए। ठीक, तो b इक्वल्स b प्लस ए, अभी b की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 है, प्लस ए की वैल्यू 10 है। तो b इक्वल्स b प्लस ए विच विल बी इक्वल टू b इक्वल्स b प्लस ए, जिसमें b की वैल्यू आपकी 100 है, a की वैल्यू आपकी 10 है। मतलब क्या वैल्यू हो गई 110। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल गई 110। ठीक है, प्रिंट a कॉमा b। तो प्रिंट a कॉमा b अपन लिखेंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू तो आपकी 10 है और आपकी b की वैल्यू 110 मिल रही है, तो वो हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे जो है b, जो है b की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या है b इक्वल्स b प्लस ए लिखा है। तो जब भी आप यहाँ लिख रहे हैं b इक्वल्स b प्लस ए फंक्शन के अंदर, मतलब असाइनमेंट स्टेटमेंट आ गया। तो इस केस में पाइथन ये समझता है कि b इज अ लोकल वेरिएबल। उसी वक्त जैसे ही हमने इस वेरिएबल को, जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल भी है, b नाम से ग्लोबल वेरिएबल भी है, तो जैसे ही इसी नाम से एक वेरिएबल आ गया और उसके बाद असाइनमेंट स्टेटमेंट आ गया, तो वो उसको क्या कंसिडर करता है, लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इस प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट कराया, और जब एग्जीक्यूट कराया बिना इस मिसिंग स्टेटमेंट के, तो हमें यहाँ एक एरर मिला
cannot access local variable b where it is not associated with a value। जिसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि b को कोई भी वैल्यू हमने दी नहीं है। आप यहाँ पे लिख रहे हो b इक्वल्स b प्लस a, मतलब दिस इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसका मतलब ये है कि b की वैल्यू लोकल वेरिएबल लोकल एरिया के अंदर असाइंड ही नहीं है, और यहाँ पे आप b को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो ये b को आप जो एक्सेस कर रहे हो अभी, पाइथन इसको क्या मान रहा है, अ लोकल वेरिएबल, जो कि आपके फंक्शन के अंदर ही है। और वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटमेंट दे दिया है। अगर आपने ऐसा लिखा होता c इक्वल्स बी प्लस ए, तो ये ग्लोबल वैल्यू जो है b का 100 वो यूज कर लेता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे b इक्वल्स लिखा है, विच मीन्स b के बाद असाइनमेंट स्टेटमेंट आप दे रहे हो, मतलब b को यहाँ क्या कंसिडर किया जाएगा, अ लोकल वेरिएबल, राइट। और इसीलिए हमें ये अनबाउंड एरर मिल रहा है, राइट। तो इस केस अगर हमने मिसिंग स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं डाला तो एरर मिल रहा है हमें। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, 110, जिसका मतलब है प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन होना चाहिए। तो 110 हमें तभी मिलेगा जब हम b के ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू को यूज करेंगे, मतलब 100 के साथ 10 को हम ऐड करेंगे, तब जाके हमें 110 यहाँ मिलेगा, राइट। तो इसी के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ग्लोबल वेरिएबल b। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो ये है, हमें यहाँ पे फोर्सफुली ग्लोबल वेरिएबल b को रेफर करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ग्लोबल b। और तब जाके क्या हो जाएगा कि ग्लोबल b जैसे ही हमने लिखा तो b इक्वल्स b प्लस a, मतलब अब जिस b को रेफर किया जा रहा है दैट इज द ग्लोबल b, नॉट द लोकल b। तो फिर इस केस में हमारा आंसर 110 है, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है 100 से हट के क्या हो जाएगी, 110। और जैसे ही हमने यहाँ पे प्रिंट ए और बी कर लिया, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया हमारा, वैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल वापस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और हमारा ये जो लोकल एरिया है, हमारा लोकल एरिया पूरी तरह से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो लोकल एरिया इज गॉन। अब वी आर ओनली लेफ्ट विद द ग्लोबल एरिया। अब ग्लोबल एरिया के अंदर b की वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है, 110। तो लास्ट स्टेटमेंट जब हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे, दैट इज प्रिंट b, तो हम क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रिंट b करेंगे तो b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 110। जिसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट आपका मिसिंग था दैट वाज ग्लोबल b। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, आंसर विल बी ग्लोबल बी, दैट इज दिस वन। नेक्स्ट, state whether the following statement is true or false. An exception may be raised even if the program is syntactically correct. तो आंसर is true, क्योंकि what are exceptions? Exceptions are those situations which cannot be handled by normal program statements, जिसके लिए आपको exception handling routines ही लिखनी पड़ती हैं। So those are known as exceptions, ठीक है। तो exception तभी हमारा raise हो सकता है when the program is absolutely, मतलब एक्सेप्शन कभी भी रेज हो सकता है, आपका प्रोग्राम सिंटैक्टिकली पूरी तरह से करेक्ट है तो भी रेज हो सकता है, और अगर एरर है तो होगा ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हमारे पास आ जाते हैं, लाइक डिवीजन विद जीरो हो गया, या फिर आप किसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो फाइल आपको मिली नहीं, ठीक है, या प्रोग्राम में ईओएफ आ गया, तो उस केस में हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो द आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट इज, which of the following statements is false about keys in a relational database? Any candidate key is eligible to become a primary key. तो yes, कैंडिडेट कीज को हम कैंडिडेट ही इसलिए बोलते हैं कि इट इज एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की। अब प्राइमरी की
uniquely identifies the tuple in a relation. This is also correct. A candidate key that is not a primary key is a foreign key. This is wrong. It is actually alternate key. जो कैंडिडेट कीज आपके प्राइमरी कीज नहीं बन पाते हैं वो क्या बन जाते हैं? ऑल्टरनेट कीज. और लास्ट क्या है? अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन. दिस इज करेक्ट. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. 15th, fill in the blank. In case of dash switching, before a communication starts, a dedicated path is identified between the sender and the receiver. तो हमने 3 तरह का स्विचिंग पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क में, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग. तो इस केस में आउट ऑफ द 3 आपका एक टेम्पररी कनेक्शन कब बनता है? इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग. सर्किट स्विचिंग में आपका जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है उसके बीच में एक टेम्पररी पाथ एस्टैब्लिश होता है. जब कम्युनिकेशन आपका खत्म हो जाता है तो ये पाथ भी आपका टूट जाता है, मींस ये पाथ आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following functions changes the position of file pointer and returns its new position? तो इसमें जो है कौन सा ऐसा फंक्शन होता है विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर? तो हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज सीक फंक्शन. सीक फंक्शन से आप फाइल के पॉइंटर का पोजीशन जो है चेंज कर सकते हो और वो क्या करता है? उसका नया पोजीशन आपको रिटर्न करता है. तो आंसर इज सी. नाउ वी कम टू assertion एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस. तो पहला जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 17, assertion, list is an immutable data type. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज लिस्ट्स आर म्यूटेबल. तो अब देखो, अब क्योंकि ये पहले ही डिटेक्ट हो गया कि ये आपका assertion जो है वो गलत है, तो अभी पहले हम रूल आउट कर लेते हैं अपने बाकी सारे ऑप्शंस को. बोथ ए एंड आर ट्रू, तो ये तो रूल आउट हो गया क्योंकि ए आपका फॉल्स है यहाँ पे. बोथ ए एंड आर ट्रू, तो यहाँ बी ऑप्शन भी आपका फॉल्स हो गया. नीचे आए ए इज ट्रू, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया. तो बचा क्या? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो आर देख लेते हैं. When an attempt is made to update the value of an immutable variable, the old variable is destroyed and new variable is created by the same name in the memory. तो ये तो आपका करेक्ट आंसर है. तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी. तो इस टाइप से ही आपको assertion और रीजनिंग में सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करना है. कमिंग टू द लास्ट वन. assertion is Python standard library consists of various modules. तो ये तो करेक्ट है. Reasoning is a function in a module is used to simplify the code and avoids repetition. तो ये भी आंसर, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. बट R is not the reason for A. भाई यहाँ हम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, यहाँ हम फंक्शन की बात कर रहे हैं. दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. रिलेटेड तो है, ऑफ कोर्स मॉड्यूल्स कंटेन वेरियस फंक्शंस. तो इसमें जो है आपका दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं. But in the first statement, in assertion, we are talking about modules, and in reasoning, we are talking about functions. Now, of course, we know कि modules are a collection of functions, लेकिन कहीं से भी ये R statement जो है reasoning doesn't seem like the reason behind A. तो इस केस में हमारा क्या ऑप्शन होगा? Both A and R are true, but R is not the correct explanation for A. तो इसका ऑप्शन होगा B. So these were the MCQs, that is section A questions of your question paper. तो इस क्वेश्चन पेपर में 18 मार्क्स आपके सेक्शन ए के लिए हैं और कोई चॉइस नहीं है, विच मीन्स अगर आप पूरे आंसर्स आपके सही टिक करते हो तो आपको 18 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इट्स माय सजेशन कि आप MCQs पे ज़्यादा ध्यान दें. यहाँ कम से कम 18 आउट ऑफ 18 स्कोर करने की कोशिश करें क्योंकि ये सॉलिड 18 मार्क्स हैं आपके लिए.
तो दीज वर सेक्शन ए। अब अपने मेरे अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस की, और ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर में हर साल आते ही आते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, आप सेक्शन बी ऑनवर्ड्स आप देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, राइट। तो यू कैन प्रिपेयर योर स्ट्रेटजी इन सच अ मैनर कि इस टाइप के उस जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उन्हीं को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, ताकि एक तो श्योरिटी हमारे पास है कि हाँ, क्योंकि एक टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन आता ही है तो हम टेक्स्ट फाइल जरूर जरूर पढ़ के जाएं। तो प्लीज strategize your planning in such a way कि you can gain maximum marks in your paper. So with this we end today's video. Thank you very much for watching it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाए, and please share it with others if you feel that this video is useful. So thank you.